हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। जल्दी से सभी आ जाइए। सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। जल्दी से देखिए, आपको पता ही ज्योग्राफी की क्लास इस टाइम होती है और बिना देरी किए आज हम देखिए आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और इसका नाम है सोइल्स, यानी कि हम मिट्टियों के विषय में जानेंगे। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि देखिए मिट्टी के विषय में, मिट्टी को ये सभी को पता है जो भी हर एग्जाम की तैयारी करते हैं कि मिट्टी 8 प्रकार की होती है। पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट मिट्टी, दलदली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। सब मैंने बता दी 8 टाइप्स की हो गई। इनके विषय में भी सब कुछ पता होगा, A to Z पता होगा। लेकिन आज जो है हम पहले मिट्टी की और कुछ अन्य खास चीज़ों पे बात करेंगे। मिट्टी की कुछ अन्य विशेषताओं पे हम यहाँ ध्यान देंगे। तो जल्दी से देखिए, पहले एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट कर दें। इतने सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए। देखिए क्लासेस में आपको पता ही है यूपीपीसीएस की क्लास का जो पैटर्न है हमारा कैसे चल रहा है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है और उससे रिलेटेड जो भी एक एक पॉइंट होगा, एक एक पॉइंट मीन्स एक एक पॉइंट, वो सब बताया जाता है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं, आपको मतलब कि ये मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराऊँ। तो चलिए देखिए, अब एक और कंडीशन रहती है मेरी क्लास में कि आपको पेन कॉपी लेके बैठना ही है, क्योंकि और एक एटलस लेके बैठना। बिना एटलस के और बिना पेन कॉपी के आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपने का कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है और कितना अभी तक आपने कर लिया है। तो इसलिए आप मेरी जो भी है, जितने भी मेरी क्लासेस हों, जितने भी, अभी तो बहुत सारी हो गई हैं, लगभग हो गई हैं 10-15 क्लासेस हो गई होंगी, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं एग्जामपुर की। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। जो भी मेरे साथ नए जुड़े हैं और पुराने तो हैं ही मेरे स्टूडेंट, नए भी जुड़ जाते हैं ना कि आज मैम मेरी फर्स्ट क्लास है, आज मैम मेरी न्यू क्लास है, ऐसे करके बोलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए क्लास को। अम्लीय और क्षारीय मृदा। ठीक, पहली जो टॉपिक का नाम है अम्लीय और क्षारीय मृदा। देखिए अम्लीय और क्षारीय मृदा पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये होती क्या है? जल्दी से सभी टॉपिक का नाम डाल लीजिए। जो जो मैं बताते चलूँ वो आपको काम करना है। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक एंड एल्कालाइन सोयल। इंग्लिश में भी आपको नाम पता चल गया। बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए मैं एक एक आपको ना, जैसे ऑफलाइन में होता है ना कि चलिए निकालिए पेन कॉपी और स्टार्ट कीजिए, वैसे मैं भी करवा दूं, लेकिन करवा नहीं सकती क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हो। अगर मेरे आप सामने बैठे तो आपको मेरा डर होता कि मैम आ गई है पढ़ाने, देख रही हैं हमें आंखों से, जल्दी से पेन कॉपी निकाल लेते हैं और लिखने लग जाते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप तो मेरे से इतने दूर हो, लेकिन जो भी मेरी बात सुनता होगा, समझता होगा, अपने फायदे की सोचता होगा, वो जरूर इसको नोट डाउन करेगा। तो यहाँ हम बात करेंगे अम्लीय और क्षारीय मृदा की। सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, मृदा अभिक्रिया। नाम डालिए, मृदा अभिक्रिया या सोयल रिएक्शन। सोयल रिएक्शन, पहले जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, जैसे मैंने आपको सभी बता रखी बातें, एक एक पॉइंट आपको मैं बताती हूँ, तो उसी तरीके से मृदा अभिक्रिया, ये जो मृदा अभिक्रिया है मिट्टी की अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति पर निर्भर करता है। मृदा अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है? मिट्टी की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति पर। पहले ये बात लिख लीजिए, मिट्टी की अम्लीय और किस पर? क्षारीय प्रकृति पर निर्भर करती है। क्षारीय प्रकृति पर, अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति पर निर्भर करती है। क्लियर? ये पता चल गया। मिट्टी यानी कि अम्लीय भी हो सकती है, मिट्टी क्षारीय भी हो सकती है। ये पीसीएस एग्जाम के लिए देखिए, आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, 100% क्वेश्चन आए हुए हैं मिट्टी के।
जो ये मैं टॉपिक करवा रही हूँ 100%। और जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए अब पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी से एक आध क्वेश्चन आता है। अब ये बनी कैसे, इनका निर्माण कैसे हुआ, इनमें क्या क्या खास बातें हैं, कितने % पानी होगा, कितने % खनिज होगा, कितने % ह्यूमस होगा, ये सब पूछा जाने लगा है इस वाले टॉपिक में। अब तो आपको इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले इसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में, मृदा के संगठन, मृदा कंपोनेंट्स के विषय में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़े। देखिए अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति की मिट्टी होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये अम्लीय प्रकृति की है, आपको कैसे पता चलेगा ये क्षारीय प्रकृति की है? तो देखिए ध्यान से सुनिए। अम्लीय को इंग्लिश में देखिए एसिडिक ये लिख दिया, क्षारीय को ये लिख दिया। क्लियर? अम्लीय प्रकृति की तब पता चलेगा जब हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक, बस पूरा नहीं, देखिए मैं बोल दूंगी वरना हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक है तो मिट्टी अम्लीय होगी। इतना मैंने लिख दिया। आगे तुम लिखिए कि हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक है तो मिट्टी अम्लीय होगी। अगर हम इधर बात करें कि पोटेशियम और सोडियम ऋणायनों की मात्रा अधिक तो मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होगी। क्लियर सभी को इतनी बात? मैंने आपको बताया कि क्षारीय प्रकृति की मिट्टी कब होगी, जब उसमें पोटेशियम को किससे हम डिनोट करते हैं, के से, सोडियम को किससे, एन से करते हैं, Na से। तो पोटेशियम और सोडियम ऋणायनों की मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होगी। इतने पॉइंट्स देखिए क्लियर हो गए ना? एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपसे पूछा जाएगा मिट्टी अम्लीय प्रकृति की कब होगी, जब उसमें हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी। क्षारीय प्रकृति की कब होगी, जब मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम ऋणायनों की मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होगी। इतनी बात क्लियर है आपको सभी को? देखिए एक और बात, हाइड्रोजन आयनों की मात्रा किस मिट्टी में अधिक होती है? तो आप बताएंगे अम्लीय मिट्टी में अधिक होती है। उसके बाद आप बताएंगे पोटेशियम और सोडियम ऋणायनों की मात्रा कब अधिक होगी? तो आप बताएंगे क्षारीय प्रकृति की मिट्टी में अधिक होती है। इसके बाद इतना क्लियर हो गया। अब एक और बात, इसको मैं रफ कर देती हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे इसको देखिए, सब ध्यान से देख लीजिए, मैं रफ कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। इतना पॉइंट क्लियर? चलिए आगे जल्दी से दूसरा पॉइंट लिखिए फटाफट। हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक तो मिट्टी अम्लीय। अगर क्षारीय कब होगी, जब उसमें पोटेशियम व सोडियम ऋणायनों की मात्रा अधिक होगी। अब एक और बात, मृदा अभिक्रिया, दोबारा से देखिए, मृदा अभिक्रिया यानी कि सोयल रिएक्शन। अब याद रखना, मृदा अभिक्रिया को हम pH वैल्यू में मेजर करते हैं। इसको किस में मेजर करते हैं? आपसे पता है, मापना भी पूछा जाएगा कि मिट्टी को किस में मापते हैं, तो आप बताएंगे pH मान में मापते हैं या pH वैल्यू में मापते हैं। क्लियर इतनी बात? मिट्टी को pH मान में मापते हैं। pH मान घटता भी है, बढ़ता भी है। मृदा अम्लीय भी हो सकती है, मृदा क्षारीय भी हो सकती है। देखिए pH मान के कम होने से मिट्टी अम्लीय होगी, pH मान के ज्यादा होने से, अधिक होने से मिट्टी क्षारीय होगी। इतना पॉइंट्स क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए ध्यान से, ये मैं डाल रही हूँ 3 पॉइंट्स, आप भी सेम एज इट इज लिखना। मृदा को मिट्टी बोलते हैं उदासीन मृदा। इसके बाद एसिडिक मिट्टी, एसिडिक मिट्टी को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अम्लीय। आपको पता है ऐसे भी दे देंगे लिख के, एसिडिक, इंग्लिश में ऐसा वाला नाम दे देते हैं, ये भी ध्यान रखना, एसिडिक मिट्टी या अम्लीय मिट्टी। इसके बाद दूसरी कौन सी थी? क्षारीय, उसको बोलते हैं एल्केलाइन सोयल। तो एल्केलाइन आपको ऐसे भी दे देंगे, एल्केलाइन। जानिए
इसको बोलते हैं क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, आपसे ये मैंने तीनों पॉइंट्स लिखा दिए आपके सामने। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इनसे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि उदासीन मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन मिट्टी का पीएच मान 7.0 होता है। कितना होता है पीएच मान? 7.0 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 7.0 होता है। और एसिडिक मिट्टी का यानी कि अम्लीय मिट्टी का पीएच मान 7.0 से, ये 7.0 से कम क्या होगा? इसको याद रखना है, कम होता है। एल्कलाइन मिट्टी का यानी कि क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7.0 से अधिक होगा। बिल्कुल, बस 100% आपको ये A to Z क्लियर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। बिल्कुल जो मैं बता रही हूँ, देखिए इतने ध्यान से ध्यान रखने वाली बात है। अगर मैं आपकी बात करूँ कि पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान बताइए। पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान 6.0 से 7.5 के बीच में होगा। 6.0 से 7.5 के बीच में होगा फॉर प्लांट्स ग्रोथ। इतनी बातें आपको 100% याद रखनी है। जो जो मैंने बोली है कि आपको मैंने बोला उदासीन मृदा में पीएच मान 7.0 होता है और अम्लीय मृदा में इसका पीएच मान 7.0 से कम तथा क्षारीय मृदा में पीएच मान 7.5, क्षारीय मृदा में 7.0 से 7.5 तक भी हो सकता है। जब ये मैं बता रही हूँ कि 7.0 से अधिक होता है। इतनी बात क्लियर? 7.0 से अधिक यानी कि 7.1 हो सकता है, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5। ये सब आपको अच्छे से याद रखने हैं कि क्षारीय मृदा में 7.5 तक जा सकती है क्षारीय मृदा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसकी पीएच रेंज, इसी पीएच के रेंज में पौधे अपनी इसी पीएच रेंज में पौधे अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। 6.0 से 7.5 के बीच में पौधे अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। क्लियर? यहाँ तक सभी को बिल्कुल अच्छे से सभी को समझ में आना चाहिए। देखिए सभी लाइक कर दीजिए, सभी शेयर कर दीजिए और बिल्कुल आपको जैसे मैं बोल रही हूँ एक एक पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। बार बार मैं नोट डाउन के लिए भी बोलती हूँ, साथ में लाइक शेयर करने के, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसलिए लाइक शेयर पर भी ध्यान जरूर देना है। बिल्कुल समझ में आ रही है ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद ये क्लियर हो गया, मैंने बता दिया इसको कि क्या क्या करना है आपको। अब इसके बाद देखिए, अगर ये भी बात सोच लीजिए, एक बार सुन लीजिए कि अधिक अम्लीय मृदा होगी, अगर अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मृदा क्या होती है? हानिकारक होती है। अगर ज्यादा अम्लीय मृदा है तो वो पौधों के लिए तब भी हानिकारक है, अगर वो ज्यादा क्षारीय मृदा है तो वो पौधों के लिए तब भी हानिकारक है। अब इसकी हानि को, अगर हम अम्लीयता को दूर करना है मिट्टी की, तो हम पता है क्या यूज करेंगे? मिट्टी की अम्लीयता को, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति को दूर करने के लिए हम लाइम का यूज करेंगे। लाइम मीन्स चूने का यूज करेंगे। और मिट्टी की क्षारीयता ज़्यादा है, अगर मिट्टी में क्षारीय, क्योंकि तब भी हानिकारक होगी, तो हम क्षारीय मृदा को कम करने के लिए जिप्सम का यूज़ करेंगे। दिख रहा है? जिप्सम का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? जिप्सम का यूज़ करेंगे। क्लियर सभी को? इतनी बातें 100% याद होनी चाहिए ये बात मेरी। आगे बढ़े। इसके बाद देखिए एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैंने आपको बताया कि मृदा अभिक्रिया को मीजर किस में करते हैं? पीएच मान में, यानी कि पीएच वैल्यू में मापते हैं। अब देखिए पीएच मान,
3 पॉइंट डलवाए थे मैंने आपको, 1 2 3 और ये 4th भी डाल लीजिए। बस ये तो 100% आपको चारों पॉइंट रटे हुए होने चाहिए कि उदासीन मृदा का पीएच मान 7.0 होता है और एसिडिक मिट्टी, अम्लीय मिट्टी का पीएच मान 7.0 से कम होता है। इसके बाद एल्केलाइन या क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7.0 से अधिक होता है। क्लियर। पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान 6.0 से 7.5 के बीच में होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 6.0 से 7.5 के बीच में पीएच मान किसका होता है, तो वो होता है पौधों की वृद्धि के लिए। आपसे पता उल्टा क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि पीएच मान 7.0 से अधिक होगा तो वो मिट्टी कौन सी होगी, तो वो मिट्टी होगी क्षारीय मिट्टी। पीएच मान 7.0 से कम होगा तो वो मिट्टी कौन सी होगी, तो वो मिट्टी अम्लीय मिट्टी होगी। अगर कम होगा 7.0 से तो वो मिट्टी अम्लीय मिट्टी होगी। क्लियर इतनी बात। अब आपको मैंने ये बताया कि पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान 6.0 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। क्लियर, इन्हीं के बीच में होना चाहिए, चाहे 6.1 2 3 कुछ भी हो। ओके एक्सेट्रा। फॉर प्लांट्स ग्रोथ इतनी होनी चाहिए 6.0 से 7.5। अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मृदा भी हानिकारक होती है। अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय है तो हम उसमें लाइम को हिंदी में बोलते हैं चूने का यूज़ करेंगे उसकी अम्लता को कम करने के लिए। अगर मिट्टी क्षारीय है तो हमें उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करेंगे। ये क्षारीय मिट्टी का क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर पीसीएस एग्जाम में। ओके, पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ये। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद क्लियर इतना। इसको अब एक और बात सुन लीजिए। अगर देखिए एक अच्छी मिट्टी कब मानी जाएगी, आपसे पता है ये भी पूछ सकते हैं कि एक अच्छी मिट्टी कब मानी जाएगी, तो अच्छी मिट्टी का भी लिख लीजिए जंघा, यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए एक अच्छी मिट्टी कब मानी जाएगी, अच्छी मिट्टी यानी कि एक गुड सोयल कब मानी जाएगी, तो गुड सोयल जब मानी जाएगी जब उसकी पीएच वैल्यू 6.0 से 7.5 के बीच में होगी। जब उसकी पीएच वैल्यू 6.0 से 7 दिख रहा है ना, 6.0 से 7.5 के बीच में होगी। क्लियर सभी को, 6.0 से 7.5 के बीच में होगी। अगर मिट्टी अम्लीय है, दोबारा सुन लीजिए, अगर मिट्टी अम्लीय है तो मिट्टी के सुधार के लिए चूने का प्रयोग करेंगे और मिट्टी क्षारीय है तो उसके सुधार के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, ये भी आप नोट डाउन कीजिए कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र, क्षारीय मृदा यूपी में। कहाँ पर, यूपी में। अगर आपसे पूछेंगे कि भारत में लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है, लवणीय मृदा यानी कि आपको पता ही है गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है लवणीय मृदा, आपको पता होना चाहिए। देखिए ये मैं गुजरात का मैप बनाया मैंने, ये है इधर का गुजरात, यही तो गुजरात है ना, ये वाला हिस्सा, ये गुजरात है। तो आपको भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा कहाँ पाई जाएगी, गुजरात में, क्योंकि कच्छ का रण भी, ये है कच्छ का रण, ये कच्छ का रण है, पूरा दलदली क्षेत्र है। आपको मैंने बताया था कि दलदली क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र, क्रीक जो होते हैं ना, क्रीक वो दलदली एरिया में बनते हैं। तो ये देखिए जो क्रीक, मैंने 3 क्रीक के नाम बताए थे गुजरात में। यहाँ पे पहले का नाम था इस जगह कोरी क्रीक, दूसरे का नाम था सर क्रीक, तीसरे का नाम यहाँ था राजहर क्रीक। क्लियर सभी को 3। और मैंने गुजरात की पहाड़ियाँ भी बताई थी, मांडव, बरदा, गिर पहाड़ी, मांडव, बरदा, गिर पहाड़ी। जो गिर पहाड़ियों में गिर नेशनल पार्क भी है। गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है,
तो एशियाई शेर के लिए फेमस है। एशियाई शेर की भी मैंने आपको कहानी बताई होगी कि अफ्रीका से जब टूटकर भारत अलग हो रहा था तो भारत उत्तर पूर्व की ओर चला गया। अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट के आपस में टकराने से जो भारत है वो उत्तर पूर्व की ओर अभी भी खिसक रहा है। तो जो अफ्रीका के सवाना जंगलों की विशेषताएं ये एशियाई शेर, तो एशियाई शेर जो है कुछ टूट के, जब ये टूटा तो कुछ तो अफ्रीका के सवाना जंगलों में रह गए, लेकिन कुछ थोड़े से शेर जो हैं टूट के भारत में भी पहुंच गए। भारत के गुजरात राज्य में वो उनके साथ, गुजरात राज्य के साथ टूट के ऊपर की ओर चले गए। इसलिए आपने देखा होगा पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में सिर्फ जो है एशियाई लायन सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, सिर्फ एशियाई लायन यहीं पाए जाते हैं, यानी कि पूरे भारत में एशियाई लायन सिर्फ यहीं देखने को मिलते हैं। बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल की विशेषता है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था, एक बार रिवाइज करा रही हूँ। जब लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है, सोल्टी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है गुजरात में। दलदली क्षेत्र है गुजरात, देखिए ये कच्छ का रन तो पूरा दलदली वाला है, तो याद रखना गुजरात में, गुजरात का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से दलदली है। समुद्र का जल है ना यहाँ पे, यहाँ समुद्र का जल है, तो समुद्र का जल कैसा खारा होता है, सभी को समुद्र का जल हम पी नहीं सकते, बहुत खारा होता है, समुद्र का जल खारा होता है। अब वो खारा पानी जब ये स्टेट इससे लगा हुआ है तो इसके अंदर भी तो पहुँचता होगा स्टेट के, तो गुजरात का कच्छ क्षेत्र पूरी तरीके से दलदली है। क्लियर सभी बात। अब ये क्षारीय क्यों है यूपी में, ये भी सुन लीजिए। यूपी में क्षारीय मृदा पश्चिमी यूपी में पाई जाती है। पश्चिमी यूपी का मतलब कानपुर में, आगरा में, मेरठ में नहरी सिंचाई बहुत ज़्यादा है। अब नहरी सिंचाई ज़्यादा है, जब बाढ़ आती है, जब वर्षा होती है तो वो नहरें खूब भर जाती हैं। अब वो नहरें खूब भरेंगी तो पानी जो है उन्हें निकलने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो पानी बहता हुआ सड़कों पे होता हुआ खेतों में चला जाता है, कहीं घरों में चला जाता है। तो जब वो खेतों में जाता है, खेतों में वो पानी इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो वो देखिए अगले दिन धूप वूप निकलेगी जब भी, तो पानी तो सूख जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पानी भाप बनकर ऊपर की ओर सूख जाएगा। तो जो मिट्टी में जो पड़े हुए उसके पानी के साथ जो लवण आए हैं वो मिट्टी यानी कि खेत में ही पड़े रह जाते हैं। अब पड़े रहने के बाद वही वो मिट्टी को क्षारीयता का गुण प्रदान कर देते हैं, यही क्षारीय मिट्टी कहलाती है। क्लियर सभी को ये बात। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि अम्लीय मिट्टी में किसकी खेती होती है, जल्दी से कमेंट्स करके सभी जवाब देंगे कि अम्लीय मिट्टी में किसकी खेती होती है। तो अम्लीय मिट्टी में, ये रही अम्लीय मिट्टी में टी कल्टीवेशन, टी कल्टीवेशन यानी कि चाय की खेती होती है। चाय की खेती नहीं, चाय बगान, चाय के तो बगान लगते हैं ना, खेती थोड़ी बोलते हैं, चाय के बगान पाए जाते हैं, टी कल्टीवेशन होती है। तो इतने देखिए आपको इतना पॉइंट्स बिल्कुल A to Z क्लियर होना चाहिए जो मैंने अभी तक लिखवाया है। जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदा को कम करने के लिए करेंगे, अम्लीय में चूने का प्रयोग कम करने के लिए, कि अगर मिट्टी अम्लीय ज़्यादा है तो हम उसमें चूना डाल देंगे तो उसकी अम्लीयता कम हो जाएगी। अगर मिट्टी ज़्यादा क्षारीय है तो अगर हम उसमें जिप्सम का मिश्रण मिला देंगे तो हमारी मिट्टी की क्षारीयता कम हो जाएगी। आगे बढ़ें, ये मैंने बार बार रिपीट कर दिया है, चलिए आगे चलते हैं। अब सभी को क्लियर है ना, बिल्कुल जैसे मैंने बताया A to Z आपको लिखना है, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको लिखना है। देखिए अगर नहीं लिखोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये छूट गए ना तो फिर आप देखना, इसलिए कह रही हूँ अच्छे से आप नोट डाउन करके ये सब पॉइंट्स आपको कवर करने ही हैं। ओके, देखिए ये कॉन्सेप्चुअल भी है, इसमें फैक्चुअल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, डायग्राम भी है, सारी डेफिनेशन सभी कुछ इसमें ऐड किया गया है। इसी से ही पूरा एक पैराग्राफ लिखा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट जल्दी से मिट्टी की एक और टॉपिक का नाम डालिए, अच्छा सा फटाफट आगे बढ़ते हैं जल्दी बिना देरी किए। चलिए देखिए आगे बढ़े, एक मिनट मार्कर ले लेती हूँ दूसरा। अब जल्दी से दोबारा नाम डालिए, मृदा संगठन।
मैंने कहा रोज इस क्लास में बने रहना है, इस क्लास में बने रहोगे तो आपको इसको खुद इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। इसलिए मर्दा मृदा संगठन यानी सोयल कंपोनेंट्स। अब देखिए मृदा किन किन 5 तत्वों से मिलकर बनती है। मृदा के याद रखना, मृदा जो है 5 तत्वों से मिलकर बनती है, यानी कि 5 एलिमेंट से मिलकर मृदा का निर्माण होता है। अब आप ये पूछेंगे कि वो 5 मृदा का जो निर्माण करते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो वो एलिमेंट्स जल्दी से आप लिख लीजिए। सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए नंबर पहले की बात करें, देखिए सभी को लिखना है। 5 टर्म्स बोले हैं तो 5 ही लिखने हैं। पहला है खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स। ओके, मिनरल्स। उसके बाद दूसरा ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ। इसके बाद तीसरे आपको लिखना है मृदा जल। चौथा मृदा वायु। और पांचवे का नाम लिखना है। देखिए पांचवे का नाम आपको लिखना है सूक्ष्म जीव, कवक और जीवाणु। अब बिल्कुल क्लियर है, ये 5 चीजों से मिलकर मृदा बनती है। अब इनमें परसेंट और बता देना है। देखिए इन दोनों में परसेंट याद कर लीजिए। मृदा जल और मृदा वायु का जो मिट्टी का निर्माण होता है, तो इसमें परसेंट जो है सिर्फ आपको 25% मृदा जल चाहिए और 25% आपको मृदा वायु चाहिए। 25% मृदा जल, 25% मृदा वायु। उसके बाद खनिज पदार्थ की बात करें तो 40 से 45%। आपसे पूछा जाएगा कि खनिज पदार्थ जो हैं वो कितने परसेंट होना चाहिए, तो आप बताएंगे 40 से 45% होना चाहिए। ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ कितना होना चाहिए, तो 5 से 10% होना चाहिए। 5 से 10% होना चाहिए, ये मैंने बता ही दिया है। और इसका परसेंट नहीं दिया गया है, सूक्ष्म जीव, कवक और जीवाणु का परसेंट नहीं दिया गया है। इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर मिट्टी का निर्माण हो रहा है। इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर मिट्टी का निर्माण हो रहा है। याद रखने वाली बात है कि इन्हीं these 5 things मेक क्ले। बस इन्हीं 5 चीजों से मिलकर मिट्टी का निर्माण हो रहा है, इनसे मिट्टी बनती है। इनका परसेंट जरूर याद करना है। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि 40 से 45% खनिज होना चाहिए मिट्टी में, मिनरल्स होने चाहिए। 5 से 10% ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर होना, ये होना चाहिए। मृदा जल यानी कि सोयल वाटर, और ये है, ये एयर लिख देना यहाँ पे, सोयल एयर। सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, और ये तो बैक्टीरिया है, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं और कवक को फंगी बोलते हैं। कवक को फंगी, जीवाणु को बैक्टीरिया। तो ये सब होना चाहिए। सभी को क्लियर है। देखिए इसके बाद मैं इसको रफ करती हूँ, आगे पॉइंट्स और बताती हूँ। इतना अच्छे से आपको 100% याद करना है। जो भी मैंने लिखवाया ये आपको 100% याद होना ही चाहिए। कि खनिज पदार्थ एक और बार रिवाइज करा देती हूँ 40 से 45% होना चाहिए। ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ 5 से 10% होना चाहिए। मृदा जल, मृदा वायु का परसेंट सेम है, 25-25
25% सूक्ष्म जीव, कवक और जीवाणु होने चाहिए। अब एक और बात, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस आपको देखिए ए सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स, तो वो क्या कहलाते हैं? वो ह्यूमस कहलाते हैं। ह्यूमस होता क्या है? तो ह्यूमस एक जो है कहानी ये है कि करोड़ों साल कह लो, ये लाखों साल जो भी है, कि जो पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं, जितने भी ये जीव होते हैं, जीव माने जो भी पक्षी का अवशेष हो गया, पक्षी का अवशेष बोलते हैं मरे हुए जीवों का शरीर, मरे हुए जीवों के शरीर के जो टुकड़े होते हैं, पक्षी हो गए, भैंस हो गई, जो भी जितने भी जीव हैं, एनिमल्स, पालतू जानवर हो गए, ये जंगली जानवर, ये सब जो मरते हैं, इनके मरने के बाद ये जो मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी में मिलने के बाद ये मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब मिट्टी को पोषक तत्व कौन प्रदान कर रहे हैं? इनको यही मिलके ये सड़ी गली पत्तियां ये खाद टाइप में बन जाती है, सड़े गले अवशेष जो है खाद टाइप का रूप ले लेते हैं और ये मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? पोषक तत्व प्रदान कर रहे हैं मिट्टी को। और इनको तोड़ने का काम कौन करता है? इनको छोटे छोटे टुकड़ों में, तो आप बताएंगे जीवाणु और कवक इनको तोड़ने का काम करते हैं। यानी कि पत्तियों को छोटे कण में पैक करना, और सूक्ष्म जो भी जीव होते हैं, जैसे पक्षी का अवशेष हो गए, जानवरों के अवशेष हो गए, उनको छोटे हिस्से में, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम जो है ये कौन करते हैं? ये जीवाणु और कवक करते हैं। और ये मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं। ह्यूमस मिट्टी की पोषक तत्व बढ़ाते हैं, मिट्टी को जो है पेड़ पौधे करने में सहायता प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे यानी कि पेड़ को ग्रो करने में, यानी कि पौधों को बड़ा करने में सहायता प्रदान करते हैं। जब ये ह्यूमस मिट्टी में पाया जाएगा कि हाँ, तो बोलेंगे पेड़ अच्छी तरीके से उग सकता है, पेड़ को, जो पौधे को पोषक तत्व मिल रहे हैं, प्लांट को पोषक तत्व मिल रहे हैं। अच्छे से ये बात ध्यान रखनी है। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमस की डेफिनेशन यही है कि सड़ी गली पत्तियां और जो है जीवों के अवशेष जो मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में उन्हें कौन मिला रहा है? जीवाणु और कवक मिला रहे हैं, और इनके मिलाने से मिट्टी को पोषक तत्व मिलते हैं, और यही पोषक तत्व मिट्टी पौधों को बड़ा होने में हेल्प करते हैं। सिंपल सी बात ये है बस। इसके बाद देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर है ना? आप बताइए इसमें हम बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े। जितना मैंने बोला आपके लिए सभी को ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया क्लियर सभी को? इसके बाद देखिए, एक और पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और देख लीजिए। फिर सोयल प्रोफाइल हमें पढ़नी है, सोयल प्रोफाइल, बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मिट्टी परिच्छेदिका, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। अब देखिए, जैसे मैं बोलूं वैसे आपको करना है। मृदा परिच्छेदिका, सबसे पहले आपको क्या करना है? 5 संस्तर बनाने हैं। देखिए इस तरीके से आप 5 संस्तर बना सकते हैं। ये होता है 0 संस्तर, इसको होरिजन बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर? संस्तर को होरिजन इंग्लिश में बोलते हैं, होरिजन। ये है ए संस्तर, ए, इसको बी बोलते हैं, और इसको सी संस्तर। 1 2 3 4, एक और बनेगा। ये है डी संस्तर। पहले आप, जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया एज इट इज़, ऐसे ही बनाना है आपको। ओ संस्तर, ए संस्तर। अब मैंने आपको बता ही दिया है, संस्तर को होरिजन बोलते हैं। ओके, तो ये बी संस्तर पूरा, ये सी संस्तर, ये डी संस्तर। क्लियर इसमें? अब आपको ये मैंने बना दिए यहाँ पे पौधे। ये देखिए, ये पौधे बना दिए हैं मैंने, ये पौधे बना दिए ना। अब देखिए, ओ संस्तर में मैं ऐसे ऐसे डॉट कर देती हूँ, इससे आप समझ जाना ये ओ संस्तर है।
उसके बाद इसमें मैं क्रॉस कर देती हूँ, यानी कि दूसरा संस्तर आ गया, इसका नाम है ए संस्तर। यहाँ मैं कुछ और बना देती हूँ तो इससे आप समझ आएंगे कि ये बी संस्तर है। कौन सा संस्तर है ये बी संस्तर है। क्लियर। इसके बाद मैं आपके लिए इसमें ऐसे बना देती हूँ टेढ़ा टेढ़ी लाइन, तो आप ये समझ जाएंगे ये अलग संस्तर है। ये इसलिए बनाए जाते हैं अलग अलग, तो आपको इससे पता चल सके कि ये अलग अलग संस्तर हैं। कैसे संस्तर हैं? अलग अलग, कि ये अलग संस्तर है, ये अलग संस्तर। क्लियर। इतना आपने बना लिया। अब इसकी खास विशेषता देखिए, इम्पोर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आगे हम इन्हीं क्वेश्चनों पे बात करेंगे कि बनेंगे कैसे। इसको बोलते हैं शीर्ष मृदा। पहले तो लिख लीजिए, इसको बोलते हैं टॉप सोयल, यानी कि इस संस्तर का नाम जो है उसको बोलते हैं टॉप सोयल। इसका नाम है सब सोयल, सब सोयल यानी कि उपमृदा, इसको उपमृदा बोलते हैं। क्लियर। तीसरे का नाम है सब स्ट्रेटम, सब स्ट्रेटम। नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपसे पूछूं बस आपको वही याद करना है। इसमें बेडरॉक, मतलब इन दोनों में तो बेडरॉक ही पाई जाती है। इसमें भी बेडरॉक और इसमें भी बेडरॉक। ये मिट्टी के लिए ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, लेकिन ये आपको ये वाले नाम तो आपको चलो पता, शुरू के 2 याद कर लेना, नीचे की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू के 2 याद करने हैं, ये पूरे याद करने हैं। अब पता है आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? पहले संस्तर, मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा संस्तर उपजाऊ होता है। ओ संस्तर उपजाऊ होता है, ए संस्तर उपजाऊ होता है, या बी संस्तर उपजाऊ होता है, या सी संस्तर फर्टाइल होता है। तो आप बताएंगे जिसमें पौधे उग रहे हैं वही संस्तर उपजाऊ होता है, यानी कि ओ संस्तर उपजाऊ होता है। तो पहला ओ संस्तर होरिजन, उपजाऊ। क्लियर। ये टर्म्स याद रखने हैं जो मैंने लिखवाए हैं। ये है इम्पोर्टेंट टर्म्स कि इनमें कौन सा संस्तर उपजाऊ होता है। दूसरे की खास विशेषता, इन सब की संस्तरों की खास विशेषता ही आपसे पूछी जाएगी। तो आप बताएंगे ह्यूमस, दूसरे वाले संस्तर में एक तो ह्यूमस तथा वायु की मात्रा कम, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किस संस्तर में वायु की मात्रा कम पाई जाती है। तो आप बताएंगे ह्यूमस तथा वायु। सेकंड ए संस्तर में, किस संस्तर में? ए संस्तर में ह्यूमस तथा वायु की मात्रा कम पाई जाती है। तीसरी की बात करें, तीसरे संस्तर में, यानी कि कौन सा संस्तर है ये तो हमारा ए संस्तर की बात थी, ए संस्तर। ओके। अब इसकी बात करें, कौन सा ये? बी संस्तर। बी संस्तर में खास बात बतानी है। बी संस्तर की खास बात यह है कि इस परत तक ये जो है, ये जो परत है ये वाली, देख सकते हैं आप, इस परत तक कौन पहुंचेगा? लंबी जड़ों वाले पौधे ही। लंबी जड़ों वाले पौधे होते हैं, क्योंकि पौधे यहाँ उग रहे हैं इस संस्तर में। लंबी जड़ों वाले पौधे की जड़ें ही बी संस्तर तक पहुंच पाती है। बी संस्तर तक पहुंच पाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो ज़्यादा लंबी जड़ें फैलाता होगा ना पौधा, उसकी जड़ें जो है ए संस्तर में जा सकती है, बी संस्तर में जा सकती हैं, लेकिन उसकी जो जड़ें सी संस्तर में नहीं जा सकती। जो पौधा अपनी लंबी जड़ें रखता होगा तो वो सिर्फ बी संस्तर तक ही अपनी जड़ें पहुंचा पाएगा, सी संस्तर और डी संस्तर में नहीं जाएगी। ठीक। अब आगे फोर्थ संस्तर की बात करते हैं। फोर्थ संस्तर क्या है? सी तो है हमारा, सी संस्तर। ये पॉइंट्स नहीं डालिए आप। ए संस्तर, वो संस्तर, तो इससे अच्छा तो आप ये ऐसे लिख लेना, ये बी संस्तर है। देखिए, ये मैंने बात की किसकी? ओ संस्तर की। लिख लेना
ओ संस्तर की। ये इसमें मैंने बात की थी ए संस्तर की, ये वाली बात की है मैंने बी संस्तर की, और इसमें मैं बात कर रही हूँ किसकी, सी संस्तर की। तो सी संस्तर में कोई भी जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, सी संस्तर में कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं होते हैं। फंक्शन नहीं होते हैं, कोई भी जैविक क्रियाएं नहीं, कोई भी जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, कोई भी जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं। याद रखना, कोई भी जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, और ना ही पौधों की जड़ें ही पहुंच पाती हैं, और ना ही, यहाँ लिख देती हूँ सी संस्तर में, और न ही सी संस्तर में पौधों की जड़ें पहुंच पाती हैं, पौधों की, और न ही सी संस्तर में पौधों की जड़ें पहुंच पाती हैं। पौधों की जड़ें सिर्फ बी संस्तर में ही जाएंगी। याद रख लेना इतनी बात, सी संस्तर में पौधों की जड़ें नहीं पाई जाती है। डी संस्तर की बात करते हैं। डी संस्तर की अगर हम बात करें तो इस संस्तर में सिर्फ बेड रॉक्स ही पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, सिर्फ बेड रॉक्स, यानी कि चट्टानें मिलेंगी, इसमें कोई भी पेड़ पौधा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चट्टानें पाई जाती हैं। देखिए, इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जो जो मैंने आपको बताया है। सभी को क्लियर है ये बात? ये 100% आपको याद रखना है कि ए संस्तर उपजाऊ है, ओ संस्तर नाम दिया गया है पहले वाले को, तो ओ संस्तर उपजाऊ है, यानी कि उसमें पौधे हम उगा सकते हैं। ए संस्तर, ये ह्यूमस तथा वायु की मात्रा इसमें कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी ह्यूमस तथा वायु की मात्रा, इसमें थोड़ी सी उससे ए ओ वाले से कम होगी ए संस्तर में। बी संस्तर तक, इस परत तक लंबी जड़ें वाले पौधों की जड़ें ही पहुंच पाती हैं, बस यहीं तक जो है जड़ें पहुंच पाएंगी। पेड़ तो यहाँ उग रहे हैं पौधे, इनकी जड़ें सिर्फ यहीं तक पहुंच पाएंगी, सी और डी में नहीं जा पाएंगी, सी और डी में नहीं जा पाएंगी। बायोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि कोई जैविक क्रियाएं, क्रॉस का मतलब है कि कोई भी जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, मतलब कोई पेड़ नहीं उगेगा, कुछ नहीं, बस चट्टान वट्टान होंगी टूटी फूटी, सिर्फ सी में, और डी में भी सेम, इसमें बेड रॉक यानी कि बेकार सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो कैसी लगी? देखिए, आज के लिए इतना ही। मैंने मृदा संगठन बताया, सोयल कंपोनेंट्स, उसके बाद मृदा परिच्छेदिका बताया, सोयल प्रोफाइल, उसके बाद तीसरा टॉपिक का नाम बताया मैंने, क्या बताया था, अम्लीय और क्षारीय मृदा। आज की क्लास के लिए इतना ही, आज इतना इनफ है। आपको कैसी लगी मेरी क्लास जरूर बताइएगा। और देखिए, ये यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मृदा का। मृदा के विषय में देखिए, जलोढ़, काली, पीली, नीली मिट्टी पढ़ने से पहले इनकी ये विशेषताएं पढ़नी बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ, देखिए एग्जाम में मिट्टी के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको ये जो है ये क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। क्लियर सभी को? तो कैसी लगी आज की क्लास? लाइक शेयर करना जरूर करिएगा। देखिए, इतना ही तो बोलते हैं आपको क्लास में कि लाइक शेयर कर दीजिए, और आप अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करके बताएंगे ऑफलाइन, तो हमें ही पढ़ाने का यकीन, हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, हमें और अच्छी अपना करना चाहिए, हमें और अच्छा देना चाहिए, जिससे कि आप बच्चों को जो है सारा चीज़ें क्लियर होती चले, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होता चले सब कुछ। तो आज की क्लास कैसी लगी बताना। देखिए, एक बार मैं हट जाती हूँ, पूरा मैंने A to Z आपको क्लियर कराया है। ओके, चलिए अब फिर कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।